सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज का वीडियो उन शिक्षक साथियों के लिए है जिनकी आगामी विधानसभा चुनाव हेतु पीठासीन अधिकारी के रूप में या प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटियां लग चुकी हैं और वे वर्तमान में चुनाव संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करने वाले होंगे। मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है उनमें से एक है प्रारूप सत्रागाह को भरना। और प्रथम मतदान अधिकारी महोदयों के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि पोलिंग के समय पोलिंग के बीच में पीठासीन अधिकारी की किन्हीं कारणवश कोई तबीयत खराब हो जाती है तो पीठासीन अधिकारी के जितने भी कार्य हैं उनकी जिम्मेदारी प्रथम मतदान अधिकारी पर चली जाती है। इसलिए हमारी टीम का प्रथम मतदान अधिकारी के दायित्व निभाने वाले शिक्षक साथियों से भी निवेदन है कि वे भी इस फॉर्म को भरना भली भांति प्रकार से सीख लें। इस फॉर्म को जो भरने का हम उदाहरण आपके सामने रखेंगे उसमें जितनी भी संख्याएं होंगी, चाहे वो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या वीवीपैट की संख्याएं जो नोट की जाती हैं वे सभी काल्पनिक होंगी। स्थान का नाम वास्तविक होगा जो आपके लिए हो सकता है चिर परिचित हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रारूप सत्रागाह को हम किस प्रकार से भर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने प्रारूप सत्रागाह का ये फॉर्मेट दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें जिस निर्वाचन क्षेत्र के लिए आपको भरना है उसका नाम भर देंगे। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 24 ऋषिकेश का नाम भर देते हैं। और जो 24 ऋषिकेश विधानसभा है वह जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है उसका नाम हम यहाँ पर आगे भर देंगे। तो जो 24 ऋषिकेश विधानसभा है वह हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो उसका विवरण हमें यहाँ भर देना है हरिद्वार। उसके पश्चात नीचे क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन, तो यहाँ पर हम जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम भर देंगे। तो निर्वाचन ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर हम ऋषिकेश को भर देंगे। उसके पश्चात मतदान केंद्र की संख्या और नाम, तो जो आपको मतदान केंद्र पोलिंग बूथ आवंटित हो रखा होगा उसकी संख्या भी आपको दी गई होगी और उसका नाम, तो यह कोई प्राथमिक विद्यालय भी हो सकता है, कोई इंटर कॉलेज भी हो सकता है, तो उसका नाम यहाँ पर अंकित करें। तत्पश्चात जो आपको ईवीएम मशीन दे रखी है उसकी कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, तो कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर आप कंट्रोल यूनिट के बैक साइड में भी देख सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा, तो वो नोट कर देना है आपको यहाँ पर। तत्पश्चात जो बैलेट यूनिट है तो बैलेट यूनिट का भी आपको सीरियल नंबर नोट करके यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके पश्चात बारी आती है वीवीपैट की, तो वीवीपैट का भी जो सीरियल नंबर है वो भी आपको नोट करके यहाँ पर भर देना है। अब हम फॉर्म के निचले हिस्से में आते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट के सीरियल नंबर हम लिख चुके थे। तत्पश्चात नंबर 1 में देखिए मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, तो जो आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति दे रखी है उसमें निर्वाचकों की संख्या आपको दिख जाएगी, तो वो एक्चुअल संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। माना यह संख्या 502 है। दूसरे नंबर पे आता है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप सत्रागाह में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, तो जो आपके सत्रागाह रजिस्टर में जितने भी मतदाताओं ने वोट दिया है उनका यहाँ पर जिक्र होगा, तो उन संख्या को आपको यहाँ पर भर देना है। माना कि यह संख्या 432 है कि 432 मतदाताओं ने कुल वोटिंग दी है, तो उसको आपको 432 लिख देना है। तत्पश्चात नंबर 3 में देखिए मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। माना किसी को रजिस्टर में मेंशन भी कर दिया सत्रागाह में और उसके पश्चात उसको बैलेट भी इशू कर दिया, परंतु वह अंत में मतदान ना करने का विनिश्चय करता है। तो मान लिया कि ऐसा कोई मतदाता था हमारे बूथ में और उसकी संख्या 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। अन्यथा की स्थिति में आप इसको 0 भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम देखते हैं मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। तो ये उस प्रकार के मतदाता होते हैं जिनका हमारे रजिस्टर सत्रागाह में तो नाम दर्ज हो गया है, परंतु मतदान की गोपनीयता को भंग करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके कारण पीठासीन अधिकारी को मजबूर होना पड़ता है इनको मतदान करने से रोकने के लिए। तो माना कि हमारे बूथ में कोई ऐसा मतदाता था तो उसकी संख्या 1 है, तो हम यहाँ पर 1 मेंशन कर देंगे। यदि आपके बूथ में कोई ऐसा मतदाता नहीं है तो आप इसमें 0 भर सकते हैं। इसके पश्चात हम पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, इसमें परीक्षण मतों का जिक्र है। तो परीक्षण मत तब होता है यदि कोई
वोटर किसी कैंडिडेट को वोट दे रहा है तो वीवीपैट में यदि उस कैंडिडेट की स्लिप उसको नहीं दिखाई देती तो उस स्थिति में वह परीक्षण मत का दावा कर सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बूथ में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, तो इसको हम नील लिख देते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में जो अन्य विवरण है, तो ये देखिए सबसे नीचे कुल संख्या और प्रपत्र 17 में मतदाताओं की क्रम संख्या। तो यदि परीक्षण मत हुआ है तो इसमें आपको संख्याएं लिखनी पड़ेगी, लेकिन नहीं हुआ है तो इसको आप नील भर देंगे। इसके पश्चात अगला पॉइंट देखते हैं हम, अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए हैं। चूँकि हमारे पोलिंग बूथ में कोई परीक्षण मत नहीं डाले गए हैं तो इस पूरी सूचना को हम नील कर देंगे। यदि डाले गए हैं तो आप उसमें पूरा विवरण भर देंगे, क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम और मतों की संख्या, कितने परीक्षण मत डाले गए हैं। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 6 की सूचना के लिए जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा क्लोज बटन को दबा दिया जाता है और उसमें टोटल कितने मतदान पड़े हैं वोटिंग मशीन के अनुसार उसकी सूचना यहाँ पर हम भर देते हैं। तो माना जो हमारी कंट्रोल यूनिट है उसमें टोटल जो वोट दिखाई दे रहे हैं वो 430 दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और इसी बिंदु में त्रुटि होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और फिर भरना है। इसमें आपको अपने रजिस्टर 17 में देखना है कुल मतदाताओं की संख्या में से मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या को माइनस कर देना है। तत्पश्चात आपको मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या को माइनस कर देना है और फिर यह आपको देखना है कि यह आपकी मशीन के टोटल से मैच खाता है कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 में था 17 में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या 432 थी और मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या 1 थी। तो 432 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 431 आ जाता है और उसके बाद मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या ये भी 1 थी। तो 431 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो वो 430 आ जाता है और जो हमारी कंट्रोल यूनिट में टोटल मतदाताओं की संख्या मतदान के अंत में दिखी थी वह भी 430 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको 430 लिख देंगे और सबसे नीचे हम लिखेंगे हाँ यह मेल करती है। अब यहाँ पर हम निविदत मतपत्रों के बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 8 में है उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम के अधीन जारी किए गए हैं। तो निविदत मतपत्र के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। तो यदि निविदत मतपत्र आपके बूथ में किसी को इशू किया गया है तो आप उसकी संख्या लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप नील लिख देंगे। हम यह मान के चलते हैं कि हमारे पोलिंग बूथ में किसी को भी निविदत मतपत्र जारी नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पर इसको नील लिख देते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 में है निविदत मतपत्रों की संख्या का ब्यौरा देना है। बिंदु संख्या का में है प्रयोग के लिए प्राप्त। तो कुल 20 निविदत मतपत्र दिए जाते हैं प्रत्येक पोलिंग पार्टी को, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और कब से कब तक, तो अगर उनका क्रम संख्या लिखा हुआ होगा तो आप उनका क्रमांक लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 1 से 20 तक लिख दिया है, हो सकता है क्रमांक उनके अलग अलग आपके पोलिंग पार्टी को दिए गए हों। फिर उसके बाद आता है खा नंबर पे निर्वाचकों को जारी किए गए। यदि निविदत मतपत्र जारी किए गए हैं 1, 2, 3 तो आप उसको संख्या भर सकते हैं, उसका सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। और चूँकि हमारे पोलिंग बूथ में हम यह मान के चलते हैं कि हमारे पोलिंग बूथ में कोई भी निविदत पत्र जारी नहीं किया गया, तो हम इसको नील लिख देते हैं। बिंदु संख्या गा में जो निविदत पत्र बिना प्रयोग के हैं उनको वापस करने का यहाँ पर ब्यौरा लिख देना है। क्योंकि हमारे बूथ में एक भी निविदत मतपत्र यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पूरे के पूरे निविदत पत्रों की डिटेल हमें भर देनी है कि उन पत्रों की संख्या 20 है जो प्रयोग में ही नहीं आए हैं और उनका क्रम संख्या भी आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अपने बूथ का क्रम संख्या बता चुके हैं, 1 से 20 तक हमें आवंटित किए गए हैं निविदत मतपत्र। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, प्रदान की गई पेपर सील की कुल संख्या। अब यहाँ पर हमें जो पेपर सील दे रखी है, जो मॉडिफाइड पेपर सील है, उनकी संख्या हमें लिखनी है। हमारी पोलिंग पार्टी को यह 3 मिली हैं, तो यहाँ पर हम मॉडिफाइड पेपर सील की संख्या 3 लिख देते हैं। इसके पश्चात जो आपको पेपर सील दी गई हैं उनके क्रमांकों की संख्या आपको लिखनी है कि कितने क्रम से कितने क्रम तक आपको ये संख्याएं मिली है। तो आप अपने पेपर सील के बैक साइड में देख सकते हैं, उनकी क्रम संख्या आप लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर पेपर सीलों का क्रमांक लिख दिया है 26AA 3456 से 26AA 3458 तक।
यह केवल एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है। पॉइंट नंबर 2 में आएंगे हम, प्रयुक्त की गई पेपर सील कुल संख्या। तो प्रयुक्त की गई पेपर सील की कुल संख्या 1 लिख देंगे और उस प्रयुक्त की गई पेपर सील का क्रमांक भी हम यहाँ पर नोट कर देंगे, 26AA 3456 से 26AA 3456, क्योंकि यह एक ही पेपर सील है तो केवल एक ही क्रमांक आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे हम, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील। तो एक हमने प्रयुक्त कर दी है तो 2 हमने वापस करनी है, तो हम यहाँ पर इसकी संख्या 2 लिख देंगे। साथ ही साथ हम उनके क्रम संख्या भी डाल देंगे, कहाँ से कहाँ तक की ये वापस की गई हैं। पॉइंट नंबर 4 में आएंगे हम, क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो यदि आपसे त्रुटिवश कोई पेपर सील फट गई है तो उसके बारे में भी विवरण देना होगा। तो चूँकि हमसे कोई भी पेपर सील क्षतिग्रस्त नहीं हुई है तो हम यहाँ इसकी संख्या नील लिख देते हैं। और जो ये दाईं तरफ आपको 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, इसमें जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साइन होते रहेंगे यहाँ पर। प्रारूप के अंत में पीठासीन अधिकारी के विधिवत रूप से हस्ताक्षर हो जाएंगे, दिनांक व स्थान डल जाएगा और मतदान केंद्र की मुहर भी लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप प्रारूप 17G को सावधानीपूर्वक बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा जो लिफाफे तैयार किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या सामग्रियां भरी जाती है और उनमें क्या क्या लिखा जाता है। साथ ही हमारा निवेदन उन सभी शिक्षक साथियों के लिए भी रहेगा जिन शिक्षक साथियों की पीठासीन के अलावा प्रथम मतदान अधिकारी व द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटियां लग चुकी हैं। कृपया वे भी अपने पीठासीन अधिकारी की इन पैकेटों को बनाने में पूरी मदद करें, क्योंकि यह एक टीम वर्क होता है। इसमें केवल पीठासीन अधिकारी की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, यह पूरी टीम की एक जिम्मेदारी है। इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले लिफाफे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला पैकेट हरे रंग का होता है जो सांविधिक लिफाफे होते हैं। दूसरा पैकेट पीले रंग का होता है जिनमें असांविधिक लिफाफे होते हैं। तीसरा पैकेट भूरे रंग का होता है और चौथा पैकेट नीले रंग का होता है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले लिफाफे भी तैयार किए जाते हैं। मतदान से संबंधित जितने भी सामग्रियां हैं उनको जमा कराते समय इन्हीं खुले पैकेटों के अंदर भरी गई सूचनाओं को देखा जाता है और मिलान करने के पश्चात सामग्रियों को रिसीव किया जाता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले पैकेटों में सबसे पहला पैकेट आता है सांविधिक लिफाफों का। तो सांविधिक लिफाफे हरे रंग के होते हैं और इन्हें सीलबंद किया जाता है। जो आपको लाख दी गई होगी और पीठासीन अधिकारी की धातु वाली मुहर दी गई होगी, उसकी सहायता से आपको इनको सीलबंद कर देना है। तो ये 5 प्रकार के लिफाफे होते हैं जिनमें अलग अलग सूचनाओं के प्रपत्रों को भरकर इसमें डालना होता है और इनको सीलबंद करना होता है। इस पैकेट में जो सबसे पहला लिफाफा होगा वह मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का लिफाफा होगा। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रथम मतदान अधिकारी के पास रहती है जब वे मतदाताओं की पहचान हेतु इस चिन्हित प्रति से उनकी क्रम संख्या भाग संख्या का मिलान करते हैं। तो पुरुष मतदाताओं के लिए उनके आयताकार बॉक्स में क्रॉस लगा दिया जाता है और महिला मतदाताओं के आयताकार बॉक्स में क्रॉस के साथ साथ गोला भी लगा दिया जाता है उनके मतदाता क्रम संख्या में। पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी का दायित्व निभाने वाले हमारे सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि वे स्क्रीन पर दिखाए गए फॉर्मेट को तैयार करके अपने साथ पोलिंग बूथ पे ले जाएं, क्योंकि यह आपको मतदान सामग्री के साथ नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार का अगर आप फॉर्मेट बना के ले जाएंगे तो आपको प्रत्येक 2 घंटों में महिला और पुरुष मतदाताओं के मतदानों की संख्या का सही पता चल पाएगा। और जब आपसे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दूरभाष के माध्यम से ये सूचना पूछी जाएगी कि प्रत्येक 2 घंटे में कितना मतदान हुआ पुरुष और महिलाओं का, तो आप इस फॉर्मेट की सहायता से उन सूचनाओं को रिटर्निंग ऑफिसर को समय समय पर दे सकते हैं। इसमें आपको समय समय पर पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्याओं में क्रॉस करते जाना है जब जब महिला और पुरुष मतदाता मतदान करने आएंगे। यदि आपको यह प्रारूप PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम लिखिए, हम आपको यह फॉर्मेट उपलब्ध करा देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से।
अब चलते हैं हम दूसरे लिफाफे की ओर। यह होता है मतदाता रजिस्टर 17 का या 17A, जो मतदान अधिकारी द्वितीय के पास रहता है। तो प्रारूप 17 का जो रजिस्टर होता है उसका फॉर्मेट इस प्रकार का होता है। इस चीज़ से आप भली भांति विज्ञ होंगे। तो यह रजिस्टर इस लिफाफे में चला जाएगा। तीसरे नंबर का जो लिफाफा आता है वह मतदाता पर्ची का लिफाफा होता है। जब कोई मतदाता अपनी पहचान को सत्यापित करके प्रथम मतदान अधिकारी से द्वितीय मतदान अधिकारी के पास चला जाता है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी उसकी प्रविष्टियों को रजिस्टर 17 का में अंकित करता है और उसके पश्चात वह उसको एक मतदाता पर्ची देता है, जिसको लेकर वह तृतीय मतदान अधिकारी के पास चला जाता है। तृतीय मतदान अधिकारी बैलेट इश्यू करने से पहले इस पर्ची को अपने पास रख लेता है। आपकी स्क्रीन के सामने जो यह चित्र दिख रहा है यह मुख्यतः कार्यालयों में यूज होता है। यदि संभव हो पाए तो आप इस प्रकार के सुएं को अपने पास रख लीजिए। इससे सुविधा यह होगी कि जब तृतीय मतदान अधिकारी के पास वोटर पर्ची लेके आएगा अपनी वोटर स्लिप, तो वह इसमें इसको लगाता जाएगा, जिससे कि वोटर स्लिप के खोने का डर नहीं रहता और अंत में यह पर्चियाँ तीसरे लिफाफे में डाल दी जाती है। अब हम बात करते हैं चौथे लिफाफे की। जो चौथा लिफाफा होता है वह जो प्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर व प्रारूप 17 खाकी सूची का लिफाफा होता है। तो जो यूज किए हुए निविदत मतपत्र हैं या टेंडर बैलेट पेपर हैं वे इस लिफाफे के अंदर आएंगे। साथ ही प्रारूप 17 खा में निविदत मतों की जो सूची आपने तैयार की होगी, जो स्क्रीन के सामने आपको ये फॉर्मेट दिखाया जा रहा है, उनकी सूची भी इसी लिफाफे में आएगी। चलते हैं हम पांचवें और अंतिम लिफाफे में। इसमें अप्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर का लिफाफा होगा। जो निविदत मतपत्र आपको दिए गए हैं जो प्रयोग में आ गए वो चौथे लिफाफे में आ जाएंगे और जो प्रयोग में नहीं आए वे पांचवें लिफाफे में आ जाएंगे। अब जो ये सांविधिक लिफाफे होते हैं इन पे प्रिंट की हुई चीज़ों को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं चित्र के माध्यम से। ये पहला सांविधिक लिफाफा जैसे है, इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आएगी। तो इसमें जो ऊपर की सूचनाएं भरी जानी है वे आप एडवांस में भर के रखें, मतदान से एक दिन पूर्व भर के रखें, तो आपको मतदान के पश्चात इन लिफाफों को बनाने में बड़ी ही आसानी होगी। जैसे यदि लोकसभा का चुनाव संपन्न करा रहे हैं तो आप लोकसभा में टिक करेंगे, अगर विधानसभा का चुनाव संपन्न करवा रहे हैं तो आप विधानसभा में टिक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम विधानसभा का चुनाव करवा रहे हैं तो हम विधानसभा टिक कर लेंगे। फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम हमने 11 नरेंद्र नगर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है। मतदान केंद्र का क्रमांक व नाम तो हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मतदान केंद्र का क्रमांक लिखा है 143 और इसका नाम लिख दिया है राजकीय इंटर कॉलेज। जहाँ भी मतदान केंद्र यहाँ पर होगा विद्यालय का नाम लिख देंगे। और मतदान के दिनांक में जो भी आपके राज्य में मतदान का दिनांक निर्धारित हो रखा है उसको आप यहाँ पर भर देंगे। सबसे नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यह भी आप एडवांस में करके रखें क्योंकि मतदान के अंत में आपको इन लिफाफों को बनाने में अत्यंत ही आसानी हो जाएगी और आपका समय भी बचेगा। साथ ही साथ इन हरे लिफाफों के मुंह को छोड़कर अन्य भागों को एडवांस में ही आप मुहरबंद या सीलबंद कर दें लाख की सहायता से और धातु की मुहर की सहायता से। तो मतदान के अंत में आप जब इसको प्रपत्रों को डालेंगे तो मुंह के रास्ते डाल के आपको केवल मुंह को ही सील करना बाकी रह जाएगा। तो सील बंद करने के लिए आपके पास ये लाख भी दे रखी होगी आपको, जो स्क्रीन के सामने आपको दिखाई जा रही है। इसके अलावा आपको मोमबत्ती भी दी जाएगी इसको जलाने के लिए और धातु की मुहर पीठासीन अधिकारी महोदय के पास उपलब्ध रहती है। सबसे पहले हम इस हरे लिफाफे के पेट की जो धारी होती है उसको हम पहले मुहरबंद कर देंगे। उसके बाद उसी धारी के निचले भाग में हम इसको दोबारा से मुहरबंद कर देंगे। इस लिफाफे के सबसे निचले हिस्से के जॉइंट्स जो होते हैं उनको भी हम क्रमबद्ध इसी प्रकार से मुहरबंद करते जाएंगे एडवांस में। केवल इन लिफाफों को आप मुंह खोल के रखेंगे जो कि मतदान के अंत में प्रपत्रों को अंदर डालने के बाद मुंह को सीलबंद कर सकते हैं। तो इससे आपको बड़ी ही आसानी होगी। अब चलते हैं हम द्वितीय पैकेट के लिफाफों में। जो असांविधिक लिफाफे होते हैं इन्हें सीलबंद नहीं किया जाता बल्कि इनको केवल गोंद की सहायता से ही चिपकाया जाता है। तो ये लिफाफे मुख्यतः 11 या 12 प्रकार के होते हैं और इनका रंग पीला होता है। तो जो पहला लिफाफा होता है उसमें निर्वाचक नामावली जो चिन्हित प्रति से भिन्न है उनको इस लिफाफे के अंदर डाला जाता है और उनको फिर गोंद से बंद कर दिया जाता है। दूसरे लिफाफे में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र जो प्रारूप 10 में होते हैं उनका लिफाफा होगा यह।
उसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र डाले जाएंगे। तीसरे लिफाफे में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जो 12 खा में उपलब्ध है प्रारूप, उसका लिफाफा होगा। चौथे लिफाफे में प्रारूप 14 में चैलेंज दिए गए मतों की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा होगा। ये एक ऐसा लिफाफा है जो असंवैधिक लिफाफा है जिसको सीलबंद किया जाएगा, मात्र यही एक लिफाफा है, इसको ध्यान देंगे। पांचवें लिफाफे में प्रारूप 14 का अंधे व अशक्त निर्वाचकों की सूची तथा उनके साथियों की घोषणाओं का लिफाफा होगा। यह जो छठे नंबर का लिफाफा है उसमें उपाबंध 11 निर्वाचक से उनकी आयु से संबंधित घोषणा व सूची का लिफाफा। तो यदि पीठासीन अधिकारी को किसी मतदाता की आयु में डाउट होता है तो वह उनसे घोषणा लिखवाता है और उनकी सूची तैयार करता है कि कितने निर्वाचकों की ऐसी संख्या है जिनकी आयु में उनको डाउट हुआ और उनसे घोषणा ली गई। तो इस लिफाफे में ये घोषणा व सूची आएगी। जो 7वां नंबर का लिफाफा है उसमें अभ्याक्षेपित से संबंधित रसीद, बही और नकदी यदि कोई हो से संबंधित लिफाफा। यदि चैलेंज वोट का प्रावधान किया गया तो उससे संबंधित रसीद और नकदी यदि कोई हो, बही हो, तो उसको इसमें लिफाफे में डाल दिया जाएगा। 8वें नंबर का जो लिफाफा है वो अप्रयुक्त पेपर सील से युक्त लिफाफा, जो पेपर सील आपको दी गई है जो यूज में नहीं आई उनसे युक्त लिफाफा होगा। 9वें नंबर पे अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा, जो वोटर स्लिप हैं जो यूज में नहीं आई तो उसका लिफाफा होगा। 10वें नंबर पे अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा होगा। 11वें नंबर पे अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा, जो स्पेशल टैग प्रयोग में नहीं आए या फिर जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका लिफाफा होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पैकेट की ओर। तीसरा पैकेट भूरे रंग का लिफाफा होता है। इसमें 7 प्रकार की अलग अलग सूचनाएं मांगी जाती है जिनके लिए 7 अलग अलग भूरे रंग के लिफाफे होते हैं। तो ये सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पहला जो लिफाफा होगा उसमें पीठासीन अधिकारी के लिए जो पुस्तिका दी गई है उसका लिफाफा होगा, तो उसको आप इस लिफाफे में डाल देंगे। जो दूसरा लिफाफा होगा ईवीएम मशीन की निर्देशिका का लिफाफा होगा, जो ईवीएम मशीन का संचालन करने के लिए जो निर्देशिका दी गई होगी उसका लिफाफा होगा। जो तीसरे नंबर का लिफाफा होगा उसमें अमिट शाही पैड का एक लिफाफा होगा, जो आपकी अमिट शाही 2 शीशियाँ मुख्यतः दी जाती है, यदि वे बच गई हैं तो उनको आप इस लिफाफे में डाल देंगे। जो चौथा लिफाफा होगा उसमें बैंगनी रंग का स्टैम्प पैड का लिफाफा होगा। यदि किसी मतदाता को हस्ताक्षर करना नहीं आता तो उसके अंगूठे के निशान लगाए जाते हैं, या एरोक्रॉस रबर सील यदि निविदा मतपत्रों का प्रयोग हुआ उस समय यह प्रयोग में आता है तो इसको आप इस लिफाफे में डाल देंगे। 5वें नंबर के लिफाफे में आता है पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर का लिफाफा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को धातु की मोहर दी गई होगी उसको इस लिफाफे में डाल देंगे। जो 6ठे नंबर में लिफाफा आता है निविदत मतपत्रों को चिन्हित करने की एरोक्रॉस रबड़ स्टैम्प का लिफाफा, जो टेंडर मतपत्रों में जब हम स्टैम्प लगाते हैं तो ये एरोक्रॉस रबड़ स्टैम्प होती है, तो इसको आप इस लिफाफे में डाल देंगे। जो 7वें नंबर का लिफाफा आता है कि अमिट स्याही रखने के पात्र का लिफाफा, तो जो अमिट स्याही को रखने का पात्र होता है वह जो प्लास्टिक का दोना होता है उस टाइप का होता है, तो यह आपको इस लिफाफे के अंदर डाल देना है। ये आपकी स्क्रीन के सामने है, इसी प्रकार का दोना या पात्र आपको दिया जाएगा अमिट स्याही की शीशी को रखने के लिए। अब जो चौथा पैकेट आता है वह नीले रंग का होता है। इसमें मतदान से संबंधित जितनी भी सामग्रियां बच गई हैं, जैसे पेंसिल हो गई आपकी, रबड़ हो गया, पेन हो गए और कई अन्य चीज़ें जैसे आलपिन हो गई इत्यादि, वो इस लिफाफे के अंदर आपको डाल देनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जब आप मतदान सामग्री को जमा करवाने के लिए जाते हैं तो आपको इन खुले लिफाफों में कुछ वांछित सूचनाएं पहले से ही भरकर ले जानी पड़ती है तथा काउंटर में यथा समय यही सूचनाएं आपसे मांगी जाती हैं। इन्हीं सूचनाओं को देखकर आपकी मतदान सामग्री ईवीएम मशीन को रिसीव किया जाता है। तो ये इस प्रकार से है। तो जो पहला खुला लिफाफा होगा उसमें मतपत्र लेखा व पेपर सील लेखा होगा, जो 17 गा में होता है उसका लिफाफा होगा यह। तो प्रारूप 17 गा हम आपको ये दिखा देते हैं, इस प्रकार का होता है। इसके संबंध में भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल में देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं कि प्रारूप 17 गा को किस प्रकार से भरा जाता है। दूसरे नंबर की जो सूचना है उसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं का लिफाफा होता है। जो पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाती है उसका ये लिफाफा होगा, ये भी आपसे उस समय मांगा जाएगा।
तीसरे नंबर पे पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा होगा, इसको भी वो क्रॉस चेक करके आपसे मांगेंगे। चौथे नंबर का लिफाफा जो होगा उसमें विजिट शीट 16 बिंदुओं पर्यवेक्षक रिपोर्ट का लिफाफा होगा, जो ऑब्जर्वर आएंगे उनके 16 बिंदुओं के रिपोर्ट का लिफाफा होगा ये। और पाँचवें नंबर का जो लिफाफा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोटर टर्नआउट PS05 सांख्यिकी का लिफाफा। इसको स्पेशली चेक किया जाता है जब आपकी मशीन को रिसीव किया जाता है। इसका फॉर्मेट भी इस प्रकार से है और हमने इसमें भी एक वीडियो बनाया है जो कि इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। आप उसको भी देखकर इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं कि PS05 को किस प्रकार से भरा जाता है। और छठे नंबर पे आता है मॉक पोल सर्टिफिकेट का लिफाफा। मतदान के नियत समय से 1 घंटा पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में जब आपके द्वारा मॉक पोल किया जाता है तो उसका सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है, जो इस प्रकार से है, दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र। तो इसका भी एक लिफाफा बनेगा जिसको चेक किया जाएगा। और अंत में मॉक पोल पर्ची जो प्लास्टिक के डिब्बे में का लिफाफा होगा। जो पहले मॉक पोल पर्ची होगी उनको काली पन्नी या काले लिफाफे में डाल दिया जाएगा। उसके बाद उस लिफाफे या पन्नी को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके इसको गुलाबी पेपर सील से बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। तो यह भी मांगा जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा जो भरे जाने वाले लिफाफे हैं उनको आप किस प्रकार से यथासमय तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समय की बचत होगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप शिक्षक साथियों की कई शंकाओं का समाधान हो गया होगा। वोटिंग स्टार्ट होने के पश्चात प्रत्येक 2 घंटे की रिपोर्ट, महिला पुरुषों के मतदानों की संख्या व उनका मतदान प्रतिशत, यह बहुत ही आवश्यक डाटा है, क्योंकि यही डाटा जब पीठासीन की डायरी आप भरेंगे उसमें भी काम आएगा तथा मतदान के अंत में जब आप मतपत्र लेखा तैयार करेंगे तो उसमें भी यह डाटा बहुत ही काम आने वाला है। साथ ही समय समय पर ARO और RO द्वारा प्रत्येक 2 घंटे में दूरभाष के माध्यम से आपसे यह सूचना मांगी जाती है। आपकी स्क्रीन के सामने हमने यह एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है। यह लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, सभी प्रकार के चुनाव में काम आने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण डाटा है। पोलिंग स्टार्ट होने से प्रत्येक 2 घंटे की रिपोर्ट का डाटा यहाँ पर तैयार किया जाना है। यहाँ पर टाइमिंग हमने दे रखी है प्रत्येक 2 घंटे की, 7 बजे से 9 बजे तक, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 6 बजे तक। तो आप जो भी चुनाव आयोग द्वारा समय निर्धारित है मतदान प्रारंभ का या मतदान समाप्ति का, उस हिसाब से आप ये डाटा बना सकते हैं। साथ ही पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी का दायित्व निभाने वाले शिक्षक साथियों से हमारा निवेदन रहेगा कि वे इसी प्रकार के डाटा को रेडीमेड करके अपने साथ पोलिंग बूथ में ले जाएं, ताकि उनको कैलकुलेशन करने में अत्यंत ही आसानी उस समय हो जाएगी। माना जिस मतदान बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 880 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 410 है और महिला मतदाताओं की संख्या 470 है। तो यहाँ पर हम समय देखेंगे, सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कितने पुरुषों ने वोट दिया। तो माना यहाँ पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 50 पुरुषों ने अपनी वोटिंग की तथा महिलाओं की संख्या इसी समय अंतराल में 30 है। अब हम सबसे पहले पुरुषों का मतदान प्रतिशत निकालते हैं। इन 2 घंटों में 7 से 9 बजे के बीच में पुरुषों के मतदान का क्या प्रतिशत निकला। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है, जितने पुरुषों ने इस दौरान वोट दिया उसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तथा कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या से उसको भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर 50 पुरुषों ने वोट दिया तो उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो ये 5000 हो गया। और 5000 में हमने 410 का जब भाग दिया कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या का, तो यह प्रतिशत निकल के आ जाता है 12.19%। इसी प्रकार महिलाओं की प्रतिशत निकालने के लिए कुल 30 महिलाओं ने वोट दिया तो 30 में हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3000 हो जाएगा। और 3000 में हम कुल महिला मतदाताओं की संख्या जो 470 है उसका डिवाइड कर देंगे या भाग कर देंगे, तो यह मतदान प्रतिशत निकल जाता है 6.38%। तो यह प्रथम 2 घंटों का मतदान प्रतिशत
महिला और पुरुषों का अलग अलग निकल जाता है। साथ ही कुल इसमें 50, 38, 80 वोट पड़े इन 2 घंटों में, तो उसका भी कुल प्रतिशत निकालने के लिए जितने वोट पड़े 80, उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यह 8000 हो जाता है। और उसमें फिर कुल मतदाताओं की संख्या यानी 880 का हम भाग दे देंगे, तो यह मतदान प्रतिशत 9.09% आ जाता है प्रथम 2 घंटों में। अब इसके बाद दूसरा समय अंतराल सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच का होता है। मान लिया इस दौरान पुरुषों की संख्या 85 है जिन्होंने वोट दिया, और महिलाओं की संख्या इसी दौरान 65 है। तो अब हम फिर से पुरुषों की संख्याओं का प्रतिशत निकाल देंगे। 85 पुरुषों ने वोट दिया, तो 85 में हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8500 आ जाता है। और 8500 में हम कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या जो 410 है उसका भाग कर देंगे। तो आप कैलकुलेटर की सहायता से इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यह मतदान प्रतिशत निकल जाता है 20.73%। इसी प्रकार महिलाओं के मतदान प्रतिशत के लिए 65 महिलाओं ने वोट दिया, तो 65 में 100 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 6500 हो गया। उसमें हमने कुल महिला मतदाताओं की संख्या 470 का भाग किया, तो यह मतदान प्रतिशत 13.82% निकल जाता है। अब इस समय अंतराल में टोटल जो मत पड़े हैं 85 पुरुषों के और 65 महिलाओं के, जो कि 150 हो जाते हैं। अब हम कुल प्रतिशत भी निकाल देते हैं इस समय अंतराल का। तो चूंकि 150 वोट पड़े हैं, तो उसमें हमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यह 15,000 आ जाता है। और 15,000 में हम कुल मतदाताओं की संख्या जो कि 880 है, उससे हम इसको भाग दे देंगे, तो यह कुल मतदान प्रतिशत इन 2 घंटों का निकल के आता है 17.05%। अब हम तीसरे समय अंतराल में चलते हैं जो 11 बजे से 1 बजे का समय है। माना इस समय अंतराल में पुरुषों द्वारा दिए गए वोटों की कुल संख्या 90 है, और इसी समय अंतराल में महिलाओं द्वारा दी गई वोटों की कुल संख्या 80 है। अब हम सबसे पहले फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे कि चूंकि इस समय अंतराल में पुरुषों द्वारा मतदान जो किया गया है उनकी संख्या 90 है, तो 90 में हमें 100 का फिर से गुणा कर देनी है, तो यह 9000 हो जाता है। और 9000 में कुल मतदाताओं की संख्या जो पुरुषों की संख्या है 410, उसका हमें भाग दे देना है। तो इस समय अंतराल में जो मतदान प्रतिशत निकल के आता है वह 21.95% निकल के आता है। इसी प्रकार महिलाओं के मतदान प्रतिशत में चूँकि 80 महिलाओं ने मतदान किया है इस समय अंतराल में, तो 80 में हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें फिर 8000 आ जाता है। तो 8000 में हम जो टोटल महिला मतदाताओं की संख्या है 470, उसका हम डिवाइड कर देंगे। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैलकुलेटर से इसको आसानी से कैलकुलेट कर देते हैं, तो यह 17.02% निकल के आ जाता है। अब हम आते हैं इस समय अंतराल में पुरुषों और महिलाओं के कुल मतदान की संख्या। तो चूंकि 90 पुरुषों ने मतदान किया इस समय अंतराल में और 80 महिलाओं ने, तो इनका कुल योग आ जाता है 170। अब हम इस समय अंतराल में कुल मतदान प्रतिशत निकालने के लिए जो 170 है उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह 17,000 आ जाता है। और 17,000 में हम कुल मतदाताओं की संख्या जो कि 880 है उसका हम भाग दे देते हैं, तो यह कुल मतदान प्रतिशत इस समय अंतराल का निकल के आ जाता है 19.31%। अब हम नेक्स्ट समय अंतराल में चलते हैं 3 बजे से 5 बजे के बीच में। माना इस समय अंतराल में पुरुष मतदाताओं की संख्या 25 है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और महिला मतदाताओं की संख्या इसी समय अंतराल में 45 है। तो हम पुरुष मतदाताओं की इस समय अंतराल की वोटिंग प्रतिशत निकालने के लिए 25 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह 2500 हो जाता है। और 2500 में हम फिर कुल पुरुष मतदाता जो 410 हैं उसका हम भाग दे देंगे, तो इस समय अंतराल की जो पुरुषों की मतदान प्रतिशत निकल के आता है वह 6.09% आता है। इसी प्रकार महिला मतदाताओं का इस समय अंतराल का मतदान प्रतिशत 45 में हमने 100 की मल्टीप्लाई की, तो यह 4500 हो गया। और 4500 में हमने कुल महिला मतदाता जो 470 था उनका भाग दे दिया, तो यह निकल के 9.57% आ जाता है। अब इस समय अंतराल में 25 पुरुष और 45 महिलाएं, इनका टोटल 70 आता है,
तो इस समय अंतराल के कुल मतदान प्रतिशत को निकालने के लिए 70 में हम पहले 100 की गुणा कर देंगे तो यह 7000 हो जाएगा। और 7000 में फिर से हम कुल मतदाताओं की संख्या 880 है, उसका हम भाग दे देंगे तो यह निकल के आता है 7.95% इस समय अंतराल का। अब हम नेक्स्ट समय अंतराल में चलते हैं। 5 बजे से मतदान समाप्ति तक माना 20 पुरुषों ने वोट दिया और साथ ही साथ इसी समय अंतराल में जो महिला मतदाताओं की संख्या थी वह 30 थी। तो अब हम पुरुष मतदाताओं के फिर से इस समय अंतराल का वोटिंग प्रतिशत निकालने के लिए 20 में पहले 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 2000 हो जाएगा। और 2000 में हम फिर कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या जो 410 है उसका हम भाग दे देंगे तो यह 4.88% आ जाता है इस समय अंतराल का। इसी प्रकार महिला मतदाताओं के मतदान प्रतिशत के लिए जो महिला मतदाता थी वो 30 थी इस समय अंतराल में, तो 30 में हमने 100 का गुणा किया तो यह 3000 हो गया। और 3000 में हमने कुल महिला मतदाताओं की संख्या जो 470 थी उसका भाग दे दिया तो यह 6.38% निकल जाता है। अब इस समय अंतराल में जो पुरुष और महिलाओं का टोटल है वह 20 और 30 50 आ जाता है। तो कुल मतदान प्रतिशत इन 2 घंटों में जो यह समय अंतराल है उसमें निकालने के लिए 50 में हम फिर से 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 5000 हो जाता है। और 5000 में फिर से हम कुल मतदाताओं की संख्या जो 880 है उसका डिवाइड कर देंगे तो इस समय अंतराल में कुल मतदान प्रतिशत पुरुषों और महिलाओं का निकल के आता है 5.68%। अब अंत में योग करते हैं हम। कुल पुरुषों ने जो वोट दिया वह 380 था और पूरे मतदान के दौरान कुल महिलाओं के द्वारा जो वोट दिया गया वह 350 महिलाओं के द्वारा दिया गया। अब हम कुल पुरुष मतदाताओं का पूरे पोलिंग के दौरान मतदान प्रतिशत निकालते हैं तो इस 380 में हम पहले 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 38000 हो जाएगा। और अब हम 38000 में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या जो 410 है उसका हम भाग दे देंगे तो यह कुल पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 92.68% आ जाता है। इसी प्रकार कुल महिलाओं का मतदान प्रतिशत निकालने के लिए जो 350 महिलाएं हैं उनमें हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 35000 आ जाता है। और 35000 में हम कुल महिला मतदाताओं की संख्या जो कि 470 है उसका डिवाइड कर देते हैं तो यह 74.46% निकल के आ जाता है। और कुल जो मतदाता हैं पुरुष और महिलाओं को मिला के वह 730 हैं। तो अब पूरी पोलिंग के दौरान कुल मतदान प्रतिशत निकालने के लिए 730 में हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 73000 हो जाएगा। और 73000 में हम कुल मतदाताओं की संख्या जो 880 है उसका डिवाइड कर देंगे तो यह 82.95% आ जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक 2 घंटों की रिपोर्ट, प्रत्येक 2 घंटों में महिला और पुरुषों के अलग अलग मतदान प्रतिशत को निकाल सकते हैं और अंत में आप कुल मतदान प्रतिशत को भी निकाल सकते हैं। तो संग्रह केंद्र में चुनाव संबंधी जो ईवीएम मशीन होती है वह तभी एक्सेप्ट होगी जब आप उनको PS05 फॉर्म भरकर देंगे। PS05 फॉर्म का एक फॉर्मेट है जिसका सबसे ऊपरी सिरा हम पहले दिखा रहे हैं आपको। इसमें आपको कुछ सूचनाएं भरनी होती हैं। तो सबसे टॉप में लिखा है वोटर टर्नआउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन। ये इंग्लिश में फॉर्मेट है, हो सकता है आपको हिंदी में भी फॉर्मेट मिले लेकिन मीनिंग यही रहेगा। तो सबसे पहले देखिए आप ए नंबर पे लिखा हुआ है स्टेट, तो आप अपने हिसाब से स्टेट का चयन कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट में ये चुनाव संपन्न करवा रहे हैं उस स्टेट का नाम आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड का नाम अंकित कर देते हैं। उसके बाद आता है बी नंबर पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर एंड नेम। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 02 गढ़वाल को एंटर कर देते हैं। नंबर 3 पे आता है असेंबली सेगमेंट नंबर एंड नेम। तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पे 41 कोटद्वार लिख देते हैं। इसके बाद डी नंबर पे आता है नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन। तो जो आपकी मतदान पार्टी को पोलिंग बूथ आवंटित हो रखा है उसका नंबर और नाम आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। आपकी पार्टी को 87 राजकीय प्राथमिक विद्यालय XYZ और उसकी कक्ष संख्या किस कक्ष संख्या में पोलिंग चल रही है
उसका विवरण यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आता है डेट ऑफ पोल। तो जो भी चुनाव आयोग द्वारा आपके राज्य में दिनांक निर्धारित है उसकी दिनांक यहाँ पर आपको भर देनी है, मतदान की तिथि। नंबर F में आता है नंबर ऑफ EVMs यूज़। तो जनरली अधिकांश मतदान बूथों पे एक ही EVM यूज़ होती है, तो हमने यहाँ एक संख्या लिख दी और उस EVM का जो नंबर होता है, सीरियल नंबर, उसको नोट करके हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये इस फॉर्म का ऊपरी भाग हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं फॉर्म के अगले भाग पे। इसमें ये देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स, तो यहाँ पर मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर और टोटल। तो ये आपको आपकी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में इसकी संख्या मिल जाएगी। माना इस मतदान केंद्र पर पुरुषों की संख्या 534 है, तो यहाँ पर हम 534 अंकित कर देते हैं। उसी प्रकार माना महिला मतदाताओं की संख्या इस पोलिंग बूथ में 585 है, तो हम यहाँ पर इसको 585 लिख देते हैं। थर्ड जेंडर यदि आपके पोलिंग बूथ में आपकी निर्वाचक नामावली में मेंशन है तो उसको यहाँ आप संख्या लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में इसको 0 लिख देंगे। और 534 और 585 इसका टोटल जितने भी मतदाता हैं, मतलब मेल और फीमेल, उनका टोटल करके टोटल के कॉलम में लिख देंगे। तो इन दोनों का टोटल आता है 1119, तो हमने यहाँ पर टोटल लिख दिया 1119। अब बात आती है नंबर 2 पर। आपके फॉर्म 17G के अनुसार और EVM मशीन में पड़े वोटों के अनुसार पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है उनको हम यहाँ पर नोट कर देंगे जिनके द्वारा वोट दिया गया। तो माना 340 पुरुषों ने वोटिंग की है, तो उनकी संख्या हम यहाँ पर 340 लिख देते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की। तो रजिस्टर के अनुसार और मशीन के अनुसार माना 409 महिलाओं ने यहाँ पर वोटिंग की है, तो उनकी संख्या हम यहाँ पर 409 लिख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड जेंडर को। चूँकि आपके मतदान केंद्र में आपकी निर्वाचक नामावली की चिन्ह प्रति में एक भी थर्ड जेंडर नहीं था, तो इसको हम डैश कर देंगे और जितने भी पुरुष और महिला मतदाताओं ने वोट दिया उनका टोटल निकाल देंगे। तो 340 और 409 का टोटल 749 आता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं हम पुरुषों के परसेंटेज की कि पुरुष मतदाताओं का कितना प्रतिशत रहा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितने पुरुष मतदाताओं ने वोट दिया उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है और उसके बाद उसमें कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या से भाग दे देना है। जैसे कि पुरुष मतदान जिन्होंने किया है वो 340 है उनकी संख्या, तो 340 में हमने 100 की गुणा कर देनी है, उसके बाद उसमें 534 से भाग दे देना है, तो यह 63.67% आ जाता है। तो इस प्रकार से यह पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत आ जाता है। इसी प्रकार महिला मतदाताओं के मतदान प्रतिशत के लिए जिन महिलाओं ने वोट दिया है वो 409 है, तो 409 इंटू 100 कर देंगे और उसमें 585 का डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत भी निकल के सामने आ जाता है, जो कि 69.91% हो जाता है। थर्ड जेंडर के मामले में यह नील रहेगा, क्योंकि थर्ड जेंडर यहाँ पर हमारे पोलिंग बूथ में 0 है, तो उसको हम नील लिख देंगे। अब बात करते हैं कुल मतदान प्रतिशत की। तो कुल मतदान प्रतिशत के लिए टोटल वोट पड़े हैं 749, तो 749 में हमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है और जो टोटल मतदाता हैं 1119, उससे हमें इसको डिवाइड कर देना है, तो यह 66.93% हमारा निकल जाता है, जो कि कुल मतदान प्रतिशत कहलाता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स। हम यह मान के चलते हैं कि हमारे पोलिंग बूथ में कोई भी टेंडर वोट नहीं पड़ा है, तो हम इसको नील लिख देते हैं। अब हम चलते हैं इस फॉर्म के सबसे निचले भाग पे। इस फॉर्म के सबसे निचले भाग में हमें 2 प्रकार की सूचनाएं देनी है। पहली ये है नंबर ऑफ वोटर्स हु वर आइडेंटिफाइड विद हेल्प ऑफ इपिक नंबर। तो जो इपिक कार्ड जिन वोटर्स के पास रहा होगा और वो 17K में उनका मेंशन रहा होगा, उनके नंबर बताने हैं। तो मान लिया ये 474 वोटर्स थे, तो यहाँ पर हम इसको 474 एंटर कर देंगे। और जो इसके बाद अंतिम सूचना मांगी गई है, नंबर ऑफ वोटर्स हु वर आइडेंटिफाइड यूजिंग अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। जिनके पास इपिक कार्ड नहीं था लेकिन जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र हैं उनके द्वारा उनका वोट पड़ा है, तो मान लिया वे 275 उनकी संख्या है, तो यहाँ पर हम 275 एंटर कर देंगे। फॉर्म के अंत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन हो जाएंगे और केंद्र की मोहर लग जाएगी। पीठासीन अधिकारी की डायरी को किस प्रकार से भरा जाता है, तो जो पहला पॉइंट है इसमें
वह है निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो कि स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना है। तो जिस भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होनी है, आप उस क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे। जैसे कि यदि विधानसभा के लिए ये चुनाव हो रहे हैं तो आप विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देंगे। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम 24 ऋषिकेश लिख दिया है। उसके बाद आता है मतदान की तारीख। जो भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपके राज्य में मतदान की तिथि निर्धारित है, उसमें आप यहाँ पर मतदान की तिथि को अंकित कर देंगे। तत्पश्चात नंबर 3 में आता है मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। आपकी पोलिंग पार्टी को जो भी मतदान केंद्र आवंटित हो रखा है उसकी संख्या और उसका नाम स्पष्ट अक्षरों में आपको यहाँ पर लिख देना है। उदाहरण के तौर पे 105 राजकीय प्राथमिक विद्यालय XYZ जो भी नाम होगा। इसके ठीक नीचे यह पूछा जाता है कि यह किस भवन में मतदान संचालित हो रहा है, शासकीय या अर्धशासकीय भवन, निजी भवन या अस्थायी संरचना। तो मुख्यतः यह शासकीय या अर्धशासकीय भवनों में जैसे राजकीय विद्यालयों में ही होता है इसका संचालन। तो आप इसमें टिक कर देंगे प्रथम नंबर पे शासकीय या अर्धशासकीय भवन। अब बढ़ते हैं हम इसके निचले भाग पे। नंबर 4 पे दे रखा है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। यदि आपकी पोलिंग पार्टी में किसी मतदान कर्मी की कमी हो जाती है तो स्थानीय रूप से मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जनरली यह कंडीशन नहीं आती है तो इसमें आप नील कर देंगे। उसके बाद नंबर 5 में आता है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, तो मुख्यतः यह भी स्थिति नहीं आती है तो इसको भी आप नील कर देंगे। बिंदु संख्या 6 पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डिटेल पूछी जाती है। तो इसके पॉइंट नंबर 1 में उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो कंट्रोल यूनिट की संख्या आप 1 लिख देंगे। जहाँ पर किन्हीं कारणवश 2 कंट्रोल यूनिट का यूज हो रहा है उसमें हम 2 लिख देंगे। सेकंड पॉइंट है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। तो हम उस कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या यहाँ लिख देते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने ये डिस्प्ले कर दिया है। नेक्स्ट है उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या। बैलेट यूनिट वो भी 1 है और उसकी क्रम संख्या भी हम लिख देंगे। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। तो जो पेपर सील है, जो मॉडिफाइड पेपर सील है वो 1 है, उसकी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। और उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, तो उसकी क्रम संख्या भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि कौन कौन सी पेपर सील हमारी उपयोग में आई। तो चूँकि हमने 1 उपयोग की है तो उसकी क्रम संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद आता है 7 का में फर्स्ट प्रदाय किए गए विशेष टैग या स्पेशल टैग की संख्या। तो स्पेशल टैग हमें जो मिले हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पर लिख देनी है। प्रायः स्पेशल टैग 3 दिए जाते हैं तो हमने इनकी संख्या 3 लिख दी है। सेकंड नंबर पे पूछा जाता है प्रदाय किए गए विशेष टैग का क्रम संख्यांक। तो तीनों स्पेशल टैग का हम यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे। तो उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर लिख दिया 22223 से लेके 22225 तक। तो ये 3 स्पेशल टैगों के क्रमांक हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में पूछ रहे हैं उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या। तो जो स्पेशल टैग है उनकी संख्या लिखनी है, जो हमारे यूज में आई है तो वो 1 होती है। तो हम यहाँ पर उसको 1 लिख देंगे। उसके बाद उपयोग में लाए गए विशेष टैग का क्रम संख्या। जो स्पेशल टैग हमारा यूज हो चुका है उसका क्रमांक पूछा जाता है तो यहाँ पर हम उसका क्रमांक भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 22223। और नंबर 5 पे पूछा जाता है अप्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। तो जो इस 2 विशेष टैग हमारे पास जाते हैं उनकी क्रम संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 22224 से 22225। तो ये हमारे बच गए थे, जो अप्रयुक्त हुए थे उनकी संख्या हमने लिख दी। 7 खा में आता है प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या। इस बार स्ट्रिप सील का कहीं भी फिलहाल जिक्र नहीं है, तो यह देखने वाली बात होगी कि इस बार हमें स्ट्रिप सील प्रदान की जाती है या नहीं। फिलहाल हमने एग्जाम्पल के तौर पे इसको 3 लिख दिया कि हमें यह 3 प्रदान की गई है। अब उसके बाद आता है प्रदाय की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक। तो हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे इनके क्रम संख्या भी लिख देते हैं।
तो आपकी स्ट्रिप सील में जो भी क्रम संख्याएं होंगी अगर दी जाती हैं तो उनको आपको ऐसे ही एंटर कर देना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आता है उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या। तो हमने यहाँ उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या 1 लिख दी है। फोर्थ पॉइंट में आता है उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील का सीरियल नंबर। तो जो स्ट्रिप सील हमने उपयोग में लाई है उसका हम सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 888881 और अप्रयुक्त रूप से वापस की गई स्ट्रिप सील के सीरियल नंबर हमें यहाँ पर लिख देने हैं। तो चूँकि एक स्ट्रिप सील यूज हो चुकी है तो 2 स्ट्रिप सील जो बच गई हैं उनके हमें क्रमांक या सीरियल नंबर नोट कर देने हैं। पॉइंट नंबर 7 गा में आते हैं जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू। तो वीवीपैट अब सभी मतदान केंद्रों पर यूज होता है। तो इसका पहला पॉइंट है जो प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या। तो प्रिंटर का मीनिंग वीवीपैट ही होता है। तो इसमें संख्या 1 है। प्रिंटर का क्रमांक जो वीवीपैट का क्रमांक है उसको आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पोलिंग एजेंट नियुक्त हो रखे हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पर बननी है। तो यह हम 4 भर देते हैं कि माना 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पोलिंग एजेंट यहाँ पर मतदान केंद्र पर नियुक्त किए गए थे। अब पॉइंट नंबर 9 में ये पूछते हैं नंबर 1 में मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो कि मॉक पोल के समय उपस्थित हो गए थे। तो माना उनकी संख्या 2 है और अभिकर्ताओं की संख्या जो विलम्ब से आए उनको भी हम 2 ही मान लेते हैं कि 2 पोलिंग एजेंट ऐसे थे जो विलम्ब से आए। तो उनकी संख्या भी हमने यहाँ पर 2 अंकित कर दी है। थर्ड पॉइंट में आता है मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। तो इनकी संख्या 4 हम यहाँ पर अंकित कर देते हैं। बिंदु संख्या 10 के पॉइंट नंबर 1 में पूछा जाता है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की संख्या। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने मतदाताओं की संख्या 997 कर दी है और 3 ईडीसी वोटर्स को यहाँ पर हमने मतदान करने की अनुमति दी है। तो ये कुल मिला के 1000 हो जाते हैं। ईडीसी का प्रयोग मुख्यतः लोकसभा चुनाव के समय होता है। जो मतदान कर्मी अपने से संबंधित लोकसभा क्षेत्र में ही चुनाव ड्यूटी कराने हेतु नियुक्त हुए हैं वे ईडीसी का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि वही कर्मी किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र में नियुक्त हो जाते हैं जो उनकी लोकसभा क्षेत्र से बाहर है तो उनके द्वारा पोस्टल बैलेट का ही प्रयोग किया जाता है, तब वे ईडीसी का प्रयोग नहीं कर सकते। विधानसभा चुनाव में मुख्यतः ईडीसी का प्रयोग ना के बराबर होता है। तो यदि विधानसभा चुनाव के समय यह वीडियो देखा जा रहा है तो आप ईडीसी के मतदाताओं की संख्या को 0 लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। जिन वोटर्स को फॉरवर्ड किया गया है उनकी संख्या 814 है। अब हम पहले पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो उनकी संख्या लिखनी है। माना 2 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने मत न देने का निश्चय कर लिया था तो उनकी संख्या हम यहाँ पर 2 अंकित कर लेते हैं। यदि आपके मतदान केंद्र पर कोई ऐसे मतदाता नहीं हैं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो तो उनकी संख्या आप 0 लिख सकते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। चूँकि 814 को हमने फॉरवर्ड कर दिया था लेकिन 2 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने वोट न देने का निश्चय कर लिया तो अब इनकी संख्या 812 हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 में आएंगे हम। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या। तो यह भी अब 812 हो जाएगी क्योंकि जो 2 वोटर्स वोट देने से मना कर दिए थे उनको 17 में मेंशन कर दिया जाएगा कि इन्होंने वोट ना देने का निश्चय कर लिया था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। पॉइंट नंबर 11 में हम देखेंगे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। तो पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर और कुल पूछा गया है। तो माना पुरुषों में 410 पुरुषों ने इस मतदान केंद्र पर वोट दिए। कुल महिलाओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया है उनकी संख्या माना 402 है। हम यह मान के चलते हैं कि आपके पोलिंग बूथ में एक भी थर्ड जेंडर नहीं है तो इनकी संख्या को हम 0 लिख देंगे। तो कुल जो वोटर आ जाते हैं वह आ जाते हैं 812।
अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, चैलेंज मत पे। चैलेंज वोट के बारे में आपको पता ही होगा। यदि कोई मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता को यह बोल के मना कर दे कि यह संबंधित वोटर है ही नहीं, तो यह वोट नहीं दे सकता, परंतु वह मतदाता चैलेंज कर दे कि मैं वही वोटर हूँ, तो उस कंडीशन में चैलेंज मत का प्रावधान किया जाता है। यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई केस आता है तो आपको पॉइंट नंबर 12 के जितनी भी प्रविष्टियां हैं उनको भरनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में आपको इसको शून्य करना पड़ेगा। हम यह मान के चलते हैं कि हमारे पोलिंग बूथ में चैलेंज वोट का केस हुआ है, तो यह मान के चलते हैं कि कुल चैलेंज वोट है जो वो 5 लोगों के लिए चैलेंज दिया गया था, जिनमें से पीठासीन अधिकारी के द्वारा 4 मतदाताओं को वोट देने की अनुमति दे दी गई थी, परंतु एक मतदाता के चैलेंज को अस्वीकार कर दिया गया था, तो उसकी संख्या हम 1 लिख देंगे। और जो इसकी फ़ीस होती है प्रति मतदाता वो 2 रुपये प्रति शुल्क है, तो उसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया। पॉइंट नंबर 13 पे है उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए। तो पहले भी हम बता चुके हैं, ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया था कि इनकी संख्या 3 है। यदि आपके पोलिंग बूथ में EDC की कोई भी वोटर नहीं है तो उनकी संख्या आप 0 लिख देंगे। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, इसके अंतर्गत वो वोटर आएंगे जिनकी नागरिकता भारत की ही है परंतु वे विदेश में कहीं अन्य जगह रह रहे हैं, तो उनको NRI बोला जाता है। माना कोई ऐसा नागरिक जो विदेश में है और लेकिन भारतीय नागरिक है, उसने अपने मतदान केंद्र पर आकर वोट दिया, माना उसकी संख्या 1 है, तो हम यहाँ पर 1 अंकित कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में आप उसको 0 भर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले पृष्ठ पर। 14वें नंबर का पॉइंट है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए हैं, जो देखने में अक्षम हैं या फिर जो चलने फिरने में अक्षम है और उन्होंने साथियों की मदद से वोट दिए हैं। तो मान लिया उनकी संख्या हम 3 मान लेते हैं कि 3 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने मतदान केंद्र पर अपने साथियों की मदद से मतदान को पूर्ण किया। उनके साथियों द्वारा एक घोषणा पत्र में घोषणा भी दी जाएगी। नंबर 15 में आते हैं हम प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या। तो मान लिया यह प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या 1 है। प्रॉक्सी वोटर्स की जो सूची होती है वो ARO के माध्यम या RO के माध्यम से आपको दी जाती है। नंबर 16 में आते हैं हम निविदित मतों की संख्या। मान लिया कि जो निविदित मतों की संख्या है वह 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप 0 भी लिख सकते हैं यदि आपके बूथ में एक भी निविदित मतपत्र नहीं पड़ा है। पॉइंट नंबर 17 में आते हैं निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई है। माना जिनसे आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई है उनकी संख्या 1 है। और खा में आता है जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार कर दिया है, माना उसकी संख्या भी 1 है। अन्यथा की स्थिति में आप इसको 0 भी भर सकते हैं यदि ऐसा कोई भी मतदाता आपके मतदान केंद्र पर नहीं आता जिनकी आयु के संबंध में आपको संदेह पैदा होता है। नंबर 18 में आएंगे हम, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण सामान्यतः ऐसी परिस्थितियां नहीं आती है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके मतदान केंद्र पर भी ऐसी स्थिति ना हो, तो इसको आप नहीं लिख देंगे। अब आते हैं नंबर 19 पे। ये मतदान की स्थिति है, इसमें टाइम वाइज दे रखा है प्रत्येक 2 घंटे की स्थिति। हो सकता है कि मतदान के आरंभ का समय और अंत का समय अलग अलग हो, परंतु यह एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो माना 7 बजे प्रातः से 9 बजे प्रातः तक कुल जो मतदान हुआ वह 90 है, तो हम यहाँ पर इसको 90 अंकित कर देंगे। उसके बाद 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक माना यह संख्या 200 है, तो 200 और 90 पहले पड़े थे, तो इनका टोटल भी हम बगल में लिखते जाएंगे, 290 हो गया है। उसके बाद 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक, तो माना इन 2 घंटों में वोट पड़े 122, तो इनका जो योग है वह हो जाता है 290 + 122 412। फिर हम आते हैं 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक, माना इस समय अंतराल पे वोटों की संख्या 150 है, तो इनका योग हो जाता है 150 + 412 562। 3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक माना इस समय वोटों की संख्या 300 हो जाती है, तो 300 + 562 ये 812 मतदान पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस
डिटेल को भरेंगे। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 20 के काम में। मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। जब मतदान का समय पूर्ण हो जाता है परंतु मतदान केंद्र के गेट के अंदर मतदाताओं की लाइन लगी रहती है, उस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदाता को वेटिंग पर्ची दे दी जाती है। तो उनकी संख्या माना 8 है, तो हम यहाँ पर 8 अंकित कर देते हैं। बिंदु संख्या खा में आते हैं हम। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय। तो माना जो मतदान समाप्ति का वास्तविक समय है जब अंतिम वोटर ने वोट दे दिया वो 6:32 है, तो हम यहाँ पर इसको अंकित कर देंगे 6:32। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पॉइंट नंबर 21 है निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। हम उम्मीद यही करते हैं कि किसी के भी पोलिंग बूथ में इस प्रकार के कोई मामले नहीं आए और इन सभी सूचनाओं को नहीं लिखा जाए। बिंदु संख्या का में है मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार। तो ये लगभग नहीं ही होता है, आपके द्वारा पहले भी अवगत करा दिया गया होगा पोलिंग एजेंट्स को। खा नंबर पे आता है मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना। कोई घपला तो नहीं किया गया है मतदाताओं द्वारा, तो इसको भी नहीं लिख देना है। गा नंबर पे आता है मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को छल कपट से बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, तो इसको भी आप नहीं लिख देंगे। मतदाताओं को रिश्वत देने की कोई घटना यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसको भी आप नहीं लिख देंगे। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, डराना, धमकाना, इसको भी आप नहीं लिख देंगे। मतदान केंद्र पर कब्जा करना, बूथ कैप्चरिंग, तो इसको भी आप नहीं लिख देंगे। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 22 पे। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? तो ये निम्नलिखित कारण दे रखे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े, तो आप इसको नहीं लिख देंगे। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट नंबर 23, क्या मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को का नंबर पे है पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, तो इसको भी आप नहीं लिख देंगे। कोई छीना नहीं गया है। आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, तो इसको भी आप नहीं लिखेंगे। नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया, कृपया ब्यौरा दें, तो इसको भी आप नहीं लिख देंगे। अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा दी गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो, तो इसको भी आप नहीं ही लिखेंगे। नंबर 25 में है विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, तो इसको आप 0 लिख देंगे। नंबर 26 में है मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, तो इसको भी आप 0 लिख देंगे। अब हम आते हैं पीठासीन की डायरी के अंतिम बिंदु पे। क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं, तो आपने संपूर्ण घोषणाएं की ही होंगी, तो इसको आप हाँ लिख देंगे और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर लेंगे। स्थान डाल देंगे, जो भी मतदान केंद्र की संख्या आपको दी गई है और मतदान केंद्र का नाम और तिथि डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपकी यह पीठासीन की डायरी कंप्लीट हो जाती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी जाने वाली 16 बिंदुओं की प्रेक्षक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के प्रत्येक बिंदु को पीठासीन अधिकारी बहुत ही सावधानी से भरें, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय हो जाता है कि आपके पोलिंग बूथ को स्क्रूटनी में लिया जाए या ना लिया जाए। तो कृपया शिक्षक साथी इस रिपोर्ट के प्रत्येक बिंदु को बड़ी ही सावधानी से भरें। इस रिपोर्ट में जो भी आप आंकड़ों को भरेंगे उनकी मैचिंग आपकी पीठासीन अधिकारी की डायरी और आपके फॉर्म 17G यानी 17C से मैच होना चाहिए। 16 बिंदुओं की प्रेक्षक रिपोर्ट का जो फॉर्म है उसमें जो सबसे ऊपरी भाग है इस फॉर्म का, उसमें हम पहले नंबर पॉइंट में चलते हैं। सबसे पहले भाग में यह पूछा जाता है मतदान केंद्र का क्रमांक। तो आपको मतदान केंद्र की एक मोहर दे रखी होगी, गोल मोहर, तो आपको उसमें सिंपल यहाँ पर मोहर लगा देनी है। और यदि आप मोहर नहीं लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अपना जो आवंटित पोलिंग बूथ है उसका क्रमांक लिखना होगा, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट में यह पूछा जाता है कि क्या आपके पोलिंग बूथ में केंद्रीय सैनिक बल या अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति हुई है। तो अमूमन यह नियुक्ति होती है, यदि हुई है तो आप हाँ लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसको ना लिख सकते हैं।
तीसरे नंबर के पॉइंट में पूछा जाता है कि माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति आपके बूथ में हुई है अथवा नहीं। यदि आपका पोलिंग बूथ क्रिटिकल बूथ है तो उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति होती है। तो यदि आपका बूथ क्रिटिकल है तो आप इसमें हाँ लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसमें नहीं लिख देंगे। चौथे नंबर में पूछा जाता है वीडियो कैमरे की व्यवस्था। तो जो क्रिटिकल बूथ होते हैं उसमें वीडियो कैमरे की भी व्यवस्था की जाती है। यदि आपका पोलिंग बूथ क्रिटिकल श्रेणी में आता है तो उसमें वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था होगी। तो उस दशा में आप इसमें हाँ लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसमें नहीं लिख देंगे। अब नंबर 5 में जो पॉइंट पूछा जाता है कुल मतदाता, तो ये आपने मेंशन कर रखा है अपने पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी और फॉर्म 17G में भी। तो जो कुल मतदाता आपके पोलिंग बूथ में है, जो आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मिली होगी, उसमें टोटल मतदाताओं की संख्या भी लिखी होगी एएसडी वोटरों को भी मिला के। तो वो कुल मतदाताओं की संख्या आपको इसमें लिख देनी है। माना इस पोलिंग बूथ में कुल मतदाताओं की संख्या 850 है तो आपने यहाँ 850 लिख दी। बिंदु संख्या 6 में कुल डाले गए मतों की संख्या आती है। तो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जो मतदाता रजिस्टर का प्रारूप 17K होता है उसमें जितने भी वोटरों की एंट्री हुई होगी उस संख्या को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उदाहरण के लिए हम यह मान लेते हैं कि यह संख्या 630 थी, तो हम यहाँ पर 630 को अंकित कर देंगे। कॉलम नंबर 7 में पूछा जाता है डाले गए मतों का प्रतिशत। तो मतदान प्रतिशत निकालने का बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। जितने मत डले हैं, जैसे 630 डले हैं, उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है और उसको कुल जितने भी मतदाता थे उनसे भाग दे देना है 850 से। तो यह मतदान प्रतिशत भी हमारा निकल के सामने आ जाता है। इसके संबंध में भी हमने एक वीडियो बनाया है मतदान प्रतिशत के बारे में, तो आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यह मतदान प्रतिशत 74.12 निकल जाता है। पॉइंट नंबर 8 में पूछा जाता है कुल अभ्यर्थियों की संख्या। तो यदि आपके विधानसभा क्षेत्र में 12 कैंडिडेट यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें कुल अभ्यर्थियों की संख्या आप 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब नोटा का भी प्रावधान है। तो आप इसमें 12 + 1 अर्थात 13 लिखेंगे। यदि आपके विधानसभा क्षेत्र में 12 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो एक अभ्यर्थी के रूप में नोटा भी जुड़ जाएगा, तो इनकी संख्या 13 हो जाएगी। अब पॉइंट नंबर 9 में पूछा जाता है अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है जिनके पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर नियुक्त थे। मान लिया कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या या ऐसे कैंडिडेटों की संख्या जिनके पोलिंग एजेंट संबंधित पोलिंग बूथ में मौजूद थे, उनकी संख्या 6 है। तो हम यहाँ पर इसको 6 लिख देंगे। पॉइंट नंबर 10 में पूछा जाता है मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ईपिक के अलावा अन्य दस्तावेज द्वारा मतदान किया। तो जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अन्य दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं वोट देने के लिए, उनके द्वारा जिन्होंने मतदान किया उनकी संख्या यहाँ पर अंकित कर देनी है। तो मान लिया कि यह संख्या 147 है, तो आप यहाँ पर 147 लिख देंगे। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन मतदाताओं ने ईपिक कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों से अपना मतदान किया है, यदि उनकी संख्या कुल पड़े मतदानों की संख्या का 50% हो जाती है या उसके इर्द गिर्द हो जाती है तो आपका पोलिंग बूथ स्क्रूटनी के दायरे में आ सकता है। तो आप कोशिश यह कीजिएगा कि जो मतदाता अपना ईपिक कार्ड के अलावा कोई अन्य दस्तावेज ला रहे हैं उनसे आप आग्रह कीजिए कि आप थोड़ी देर में अपना ईपिक कार्ड लेके आइए, आपका वोट हम डलवा देंगे। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि अधिक से अधिक मतदाता ईपिक कार्ड से ही अपना वोट डालें। पॉइंट नंबर 11 में पूछा जाता है कि क्या नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया। तो जो मॉक पोल होता है वह पोलिंग एजेंटों के ही सामने किया जाता है, तो इसमें आप हाँ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 12 में पूछा जाता है क्या छद्म मतदान क्लियर किया गया। तो जो आपने मॉक पोल किया उसके बाद जब मतदान अभिकर्ता संतुष्ट हो गए तो उसके बाद क्या आपने उसको CRC किया, तो आप यहाँ भी हाँ लिख देंगे। पॉइंट नंबर 13 में पूछा जाता है क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं सीलबंद किया गया। तो इस कॉलम में भी आप हाँ लिखेंगे, क्योंकि यह पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में ही सीलबंद की जाती है मशीन, और जो मॉडिफाइड पेपर सील है उसके ऊपर भी पोलिंग एजेंटों के साइन हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 14 में आता है क्या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें 17G दिया गया। तो 17G की एक प्रति आपको पोलिंग एजेंट्स को देनी होती है। यदि कोई पोलिंग एजेंट आपसे 17G की प्रति लेना भूल भी गया है, फिर भी उस कंडीशन में आप इसको हाँ ही लिखिएगा तो बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 15 में पूछा जाता है ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय 5 बजे के बाद
टोकन प्राप्त कर मतदान किया। तो ऐसे मतदाता कि 6 बजे का टाइम था, 6 बजे हमारी पोलिंग ख़त्म हो जानी थी, लेकिन आपके पोलिंग बूथ के गेट के अंदर अभी भी ऐसे मतदाता हैं जिनको वोट देना है, तो उनको पीठासीन अधिकारी टोकन दे देते हैं, जिसके आधार पे वे वोट देने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। तो मान लिया ऐसे मतदाताओं की संख्या 25 है, तो आप यहाँ पर 25 लिख देंगे। इस रिपोर्ट के अंतिम बिंदु यानी पॉइंट नंबर 16 में पूछा जाता है, क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है। तो यदि कोई महत्वपूर्ण घटना ऐसी घटित हुई है, माना आपकी मशीन ने अचानक काम करना बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, या फिर कोई अन्य घटनाएं घटी हैं, तो उसको आप हाँ लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसको नहीं लिखेंगे। रिपोर्ट के सबसे निचले हिस्से में पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यह 16 बिंदुओं की प्रेक्षक रिपोर्ट को आप बड़ी ही सावधानी से भर सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के पश्चात जब शिक्षक एवं कर्मी अपने मुख्यालयों में पहुंचकर अपने विद्यालयों को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद निर्वाचन यात्रा देयक उनको भरना होता है अपने टीए बिल, तो वे किस प्रकार से टीए बिल को भरेंगे, जिससे कि उनके संस्थाध्यक्ष यथासमय इन बिलों को आगे अग्रसारित कर पाएं और उनके देयकों का भुगतान समय से हो पाए। आपकी स्क्रीन के सामने यह निर्वाचन यात्रा भत्ता देयक प्रपत्र रखा गया है। इसी प्रकार का आपको फॉर्मेट दिया जाएगा जब आप मतदान सामग्री वितरण केंद्र में जाएंगे और आपको मतदान की सामग्री दी जाएगी। उसी समय आपको इस प्रकार का एक प्रपत्र दे दिया जाएगा। यह साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा, हमने स्क्रीन में इसको फिट करने के लिए इसका साइज़ छोटा किया है ताकि आपको पूर्ण रूप से इसको समझने में कोई कठिनाई ना हो। अब यहाँ सबसे पहले माह पूछा जाता है, तो जिस भी महीने में चुनाव संपन्न हो रहे हों वो वाला महीना भर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर 14 फरवरी वाली डेट के चुनाव के लिए फरवरी भर देते हैं। वर्ष पूछता है तो वर्ष में हम 2022 लिख देंगे। अगले स्टेप में यह पूछते हैं कि किसका चुनाव यहाँ पर हो रहा है, विधानसभा, लोकसभा या पंचायत। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा विधानसभा सामान्य निर्वाचन, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर जिला पूछता है, तो हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पे पौड़ी ज़िले को सेलेक्ट कर लेते हैं कि यह पौड़ी ज़िले में हम ये चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये नाम पूछता है, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी कर्मचारी का नाम है या शिक्षक का उसका पद नाम आ जाएगा। प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ता लिखिए, एलटी में है सहायक अध्यापक तो एलटी लिखिए, या प्राथमिक सहायक अध्यापक है प्राथमिक सहायक अध्यापक, जो भी आपका पद नाम है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेतन पूछा जाता है, तो वेतन जिस भी वेतन बैंड में आप हैं उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट उसमें पूछता है कर्मचारी का मुख्यालय। तो मान लिया कि जो शिक्षक या कर्मचारी है उसका जो तैनाती स्थल है वह कोटद्वार है, तो यहाँ पर हमने कोटद्वार भर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम यात्राओं के विवरण के बारे में लिखेंगे कि हमने जो जो यात्राएं की हैं। स्टेशन ये देख ही सकते हैं आप, इसमें वांछित सूचनाएं पूछी गई हैं, तो इनको हम क्रमवार भरते जाएंगे जितनी भी यात्राएं हमने की है। हम यह मान के चलते हैं कि जो हमारे पहले प्रशिक्षण की नियत तिथि थी वह 15 जनवरी 2022 थी, तो हम 15 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सूचनाएं फिल करेंगे जो पहली यात्रा हमारी होगी। तो चूँकि 15 जनवरी 2022 हमारी ट्रेनिंग थी पहली, तो 14 जनवरी 2022 को हमें यात्रा मिल जाती है करने के लिए मुख्यालय में पहुँचने के लिए जहाँ प्रशिक्षण स्थल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की। तो हमारा चूँकि मुख्यालय विद्यालय का कोटद्वार है तो हम यहाँ पर कोटद्वार भर देंगे। दूसरे नंबर पे ये दिनांक पूछता है, तो चूँकि 15 को ट्रेनिंग थी तो हमने 14 से यात्रा प्रारंभ की, तो हम यहाँ पर डेट भर देंगे 14 जनवरी 2022। उसके बाद तीसरा कॉलम आता है समय का, तो आप अपने हिसाब से यहाँ समय भर सकते हैं। 10 बजे हमने यहाँ पर यात्रा प्रारंभ की, सुबह 10 बजे। और हमारा जो स्टेशन था हमें कहाँ पहुँचना था, तो पौड़ी में हमें पहुँचना था जहाँ पर प्रशिक्षण आरंभ होना था। और कितनी तारीख को हम पहुँचे, तो 14 को हमने यात्रा शुरू की थी और 14 को ही हम पौड़ी में पहुँच गए थे। तो 14 जनवरी 2022 हम यहाँ पर भर देंगे। समय हम भर देंगे कि हम कितने बजे पौड़ी में पहुँचे, तो हम 1:30 बजे भर देते हैं समय कि हम 1:30 बजे पौड़ी में पहुँच गए 1:30 PM पे। उसके बाद आता है किसके द्वारा यात्रा की गई, तो जो शासकीय यात्राएं होती हैं उसमें हम बस ही लिखते हैं। यदि आप अपनी पर्सनल कार से भी यात्रा करते हैं तो उसका किराया मान्य नहीं होता, बस का ही किराया मान्य होता है, तो हमने यहाँ इसीलिए बस लिखा।
उसके बाद आता है दूरी। तो कोटद्वार से पौड़ी की दूरी 110 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पर 110 लिख दी। आप अपने हिसाब से जो जहाँ भी आप यात्रा कर रहे थे उसकी दूरी को लिख सकते हैं। वास्तविक किराया कितना था वो हम लिख देंगे, ये बस का किराया होता है, तो ये 200 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर डैश कर देंगे, इसको भी डैश, और संपूर्ण जो योग आएगा यहाँ पर उसको हम लिख देंगे 200 रुपया, क्योंकि हमारा यहाँ पर किराया कितना लगा, 200 रुपया। अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं कि इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में क्या करना है। यहाँ पर चूँकि हम 14 तारीख को पौड़ी पहुँच गए थे और 15 तारीख को हमने पौड़ी में शाम तक प्रशिक्षण किया, तो हम 15 तारीख की शाम को पौड़ी में ही हमारा ठहराव हो गया। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें दिनांक 14 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 तक चुनाव प्रशिक्षण हेतु पौड़ी में ठहराव, ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो चूँकि 14 जनवरी और 15 जनवरी 2022 तक हमने पौड़ी में ठहराव किया, तो इसमें कुल दिनों की संख्या हो जाएगी 2, जो हमने पौड़ी में ठहराव किया। तो कॉलम नंबर 10 में हम दिनों की संख्या पर लिख देंगे 2, क्योंकि 2 दिन हमने ठहराव किया। अब बात आती है दर की। प्रतिदिन किस दर के हिसाब से हमें डीए दिया जाएगा। इस डीए के भुगतान हेतु हमारे पास डीए की नवीनतम दरों का ये चार्ट उपलब्ध है, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। इस चार्ट में जो शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनके वेतन बैंड और वेतन लेवल के आधार पर उनके डीए का निर्धारण किया गया है। जैसे कि लेवल 6 से लेवल 9 तक के जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनको राज्य के अंदर प्रतिदिन 350 रुपये के हिसाब से डीए देय होता है। तो हम इसी को लेके चलते हैं। आप अपने वेतन बैंड और लेवल के हिसाब से इसका चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डीए को चुन लिया। चूँकि 2 दिन है तो यहाँ पर आ जाएगा 700 रुपया 2 दिनों का डीए। तो यहाँ पर संपूर्ण योग में यहाँ पर हम लिख देंगे 700 रुपया। संपूर्ण योग के कॉलम में यहाँ पर भी 700 रुपया आ जाएगा। तो ये 2 दिनों का हमारा डीए मिल गया हमें। चूँकि 15 तारीख को हमारी ट्रेनिंग समाप्त हुई और हमने 15 तारीख को पौड़ी में ही ठहराव कर दिया, तो हम 16 तारीख को पौड़ी से अपने मुख्यालय की ओर चलेंगे। तो अब यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे पौड़ी और दूसरे नंबर के कॉलम में लिखेंगे 16 जनवरी 2022। यहाँ पर हम समय लिख देंगे कि हम 11 बजे सुबह पौड़ी से कोटद्वार के लिए रवाना हुए। स्टेशन क्यों हमें कोटद्वार जाना है, और स्टेशन पहुँचने का दिनांक वही 16 जनवरी 2022 हम यहाँ पर कोटद्वार में पहुँच गए। और समय के स्थान पे अब हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम 11 बजे सुबह चले तो लगभग 2:30 पे हम कोटद्वार में पहुँच गए। यात्रा का साधन वही बस लिखेंगे और यहाँ पर दूरी 110 किलोमीटर। किराया वास्तविक जो बस का किराया है वह 200 रुपये लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर दिन कुछ नहीं आएंगे अब, क्योंकि केवल जिस दिन हम ठहराव करते हैं मुख्यालयों में वही दिन मान्य होते हैं। तो यहाँ पर डैश करके लास्ट में हम 200 रुपये लिख देंगे। अब इन तीनों का ग्रैंड टोटल हम यहाँ पर करते हैं 200 रुपये, 700 रुपया और फिर से 200 रुपया संपूर्ण योग। तो इनका संपूर्ण योग आ जाता है 1100 रुपया। तो पहली यात्रा का जो हमारा जो पहला प्रशिक्षण था उसका कुल देय राशि हो जाएगी 1100 रुपया। और यहाँ पर भी इनको सब टोटल करते जाएंगे, जैसे 200 और 200 400 रुपया, यहाँ पर 700 रुपया आ जाएगा। और जो ये दिन हैं यहाँ पर 2 दिन आ जाएंगे, ये देखिए। और ये 350 रुपये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम काट देंगे। इस यात्रा देय बिल के जो प्रपत्र है उसमें सबसे ऊपर आपसे आपका कर्मचारी कोड भी पूछा जाएगा और बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी पूछा जाएगा, तो उसको भी आपको लिखना होगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो दूसरा हमारा प्रशिक्षण हुआ वो 4 फरवरी 2022 को होना था। प्रशिक्षण हमारा 4 फरवरी 2022 को हमारा दूसरा प्रशिक्षण की तिथि थी। तो अब 4 फरवरी को चूँकि हमें वहाँ पर उपस्थित होना था, तो हमें 3 फरवरी की यात्रा मिली। तो हम यहाँ पर दूसरे कॉलम में देखिए 3 फरवरी की हमने यहाँ पर यात्रा दिखाई कि कोटद्वार से हम पहले 3 फरवरी को पौड़ी के लिए रवानगी हुई हमारी। हम 10 बजे बैठे, पौड़ी पहुँचे, 3 फरवरी को ही पहुँचे, 2 बजे पहुँच गए। और बस के ही द्वारा सेम वही प्रोसेस जो ऊपर की ओर हमने किया, केवल तिथियां बदल गई। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस तिथि को आपका प्रशिक्षण है उससे 1 दिन पूर्व आपको यात्रा मिलेगी। पहले दिन की यात्रा और प्रशिक्षण के दिन का आपको 2 दिवसीय डीए मिल जाएगा यहाँ पर, जो आपके लिए अनुमन्य होगा। जो हमने चार्ट आपको दिखाया था उस हिसाब से आप अपने वेतन बैंड और लेवल के हिसाब से डीए का चयन कर सकते हैं।
और उसके बाद प्रशिक्षण के अगले दिन फिर से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी अपने मुख्यालय में पहुंचने के लिए, विद्यालय में ज्वाइन करने के लिए। तो ये हमने आपको दिखा दिया है। अब बात आती है मतदान सामग्री वितरण की। तो माना आपको 11 फरवरी 2022 को मतदान सामग्री वितरण हेतु मुख्यालय में बुलाया जाता है और आपका जो मतदान सामग्री जो लेने का नियत स्थान है वह कोटद्वार ना होके पौड़ी में ही है। तो यहाँ पर चूँकि 11 फरवरी को आपको उपस्थित रहने के लिए बोला गया है, तो आप 10 तारीख को यात्रा आपको मिल जाएगी। तो आप लिख देंगे स्टेशन के नाम के स्थान पर कोटद्वार लिख दिया जाएगा। यहाँ पर समय 10 फरवरी 2022 चूँकि आपने यात्रा प्रारंभ की तो वो आप लिख देंगे। यहाँ पर आपको समय लिखना है कि यात्रा आपने कब प्रारंभ की। तो यह सुबह 10 बजे आपने प्रारंभ की। कहाँ के लिए की? पौड़ी के लिए की। और कितनी तारीख को आप पौड़ी पहुँचे? 10 फरवरी 2022 को ही पौड़ी पहुँचे और 2 बजे के करीब आप पौड़ी पहुँच गए। यात्रा करने का साधन आपका बस ही रहेगा। दूरी 110 किलोमीटर और किराया 200 रुपया ये आपका आ जाएगा। बाकी यहाँ पर डैश आ जाएगा, डैश आ जाएगा, डैश आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 200 रुपया। अब 10 फरवरी से और 14 फरवरी को मतदान होना है। तो 14 की रात को या 15 फरवरी को आपका सामान जमा होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अब दिनांक 10 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक पौड़ी मुख्यालय तथा पोलिंग बूथ में ठहराव, ये लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो आप दिन भी गिन लेंगे कि 10 फरवरी से 15 फरवरी तक कितने दिन होते हैं। तो ये टोटल दिन होते हैं 6। तो आपको यहाँ पर दिनों के स्थान पर अब 6 लिखना पड़ेगा। जो डीए की दर है वो 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपके वेतन लेवल के हिसाब से तय है। तो हमने यहाँ 350 रुपया लिख दिया और ये टोटल आ जाता है 6 दिनों का 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2100 रुपया यहाँ पर आ जाता है। तो अब इनका फिर से इधर राइट साइड में संपूर्ण योग भी 2100 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2100 रुपया लिख देंगे। 15 फरवरी के ठहराव के बाद हमें 16 फरवरी 2022 को अपने मुख्यालय कोटद्वार के लिए रवाना होना पड़ेगा अपने विद्यालय को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पौड़ी 16 फरवरी 2022 सुबह हमने 10 बजे यात्रा प्रारंभ की और कोटद्वार के लिए हम रवाना हो गए। और यहाँ पर हम दिनांक डाल देंगे कि 16 फरवरी 2022 को हम कोटद्वार पहुँच गए। समय हम डाल देंगे 2 बजे हम कोटद्वार पहुँचे। यात्रा का साधन बस ही रहेगा, 110 किलोमीटर, 200 रुपया किराया आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर फिर से डैश 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 और यहाँ पर 200 रुपया आ जाएगा। अब फिर से इन तीनों का टोटल कर देना है, 200 रुपया प्लस 2100 रुपया प्लस 200 रुपया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2500 रुपया। और नीचे वालों का भी हम जोड़ कर सकते हैं, इन सब का जोड़ ये देखिए। तो संपूर्ण योग जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इन तीनों का ग्रैंड टोटल हमें कर देना है। तो तीनों को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 1100 रुपया प्लस 1100 रुपया प्लस 2500 रुपया। तो ये करीबन आ जाता है हमारा 4700 रुपये, 4700 रुपया आएगा यहाँ पे। तो हमें 4700 रुपया लिख देना है यहाँ पर। अब जब आप पोलिंग बूथ के लिए रवाना होते हैं तो उस समय भी आपको कुछ एडवांस में राशि दी जाती है। माना कि एडवांस में दी गई हमें राशि 1700 है, तो हमने यहाँ पर 1700 लिख दिया। और 4700 हमारा देयक है, 1700 हमें मिल चुका था एडवांस। तो 4700 में से हम 1700 रुपया घटा देंगे तो 3000 रुपया अभी हमारा बकाया है जो हमें मिलना है। तो ये हमारा यात्रा देयक बिल बन जाएगा। यहाँ पर हम हस्ताक्षर कर लेंगे यात्रा करने वाले के, दिनांक डाल देंगे और यहाँ पर भुगतान हेतु पारित जो रुपए हैं वो लिख देंगे। और यहाँ पर आपके जो संस्थाध्यक्ष हैं, जो डीडीओ हैं, उनके सिग्नेचर हो जाएंगे और इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि किसी साथी के कार्यस्थल से 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही सामग्री वितरण केंद्र बनाया गया हो। तो उस स्थिति में उन शिक्षक साथियों को जो यात्रा है वो नहीं मिल पाएगी। उस समय यात्रा का पहला दिन नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो 8 किलोमीटर की परिधि के दायरे में ही वितरण केंद्र में आते हैं। परंतु यदि उनका कार्यस्थल 8 किलोमीटर की परिधि से बाहर है तो वे अभी पूर्व में दिखाए गए उदाहरण के अनुसार अपनी यात्रा दिखा सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने जो यह बिल का एक उदाहरण दिया जा रहा है,
यह उन साथियों के लिए है जिनका कार्यस्थल से 8 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र के अंतर्गत ही मतदान सामग्री वितरण केंद्र है। माना कोई शिक्षक साथी कोटद्वार जिसका मुख्यालय है और उनके जो कार्यस्थल है उसी की 8 किलोमीटर की परिधि के दायरे में उनका जो मतदान सामग्री वितरण केंद्र बनाया गया है और उनको 12 तारीख को उपस्थित रहने के लिए बोला गया है, तो वे इस बिल में 11 फरवरी की अपनी यात्रा को नहीं दिखा सकते। वे केवल इतना दिखाएंगे 12 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक चुनाव संपन्न करवाने हेतु कोटद्वार एवं पोलिंग बूथ में ठहराव, और पोलिंग बूथ में ठहराव के जितने भी दिन होंगे उन दिनों को वह दिनों के संख्या के कॉलम में लिख देंगे। दर वही रहेगी जो आपके वेतन बैंड और वेतन लेवल के अनुसार तय की गई होगी। और इस बिल के सबसे अंतिम कॉलम में आप यात्रा करने के उद्देश्य में लिख देंगे यह यात्रा जनहित को देखते हुए तथा विधानसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न आदेशानुसार की गई है। तो इस प्रकार से आप अपने निर्वाचन यात्रा देयक बिल को बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है। धन्यवाद।